नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कृषि मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग हिंदी में कृषि विज्ञान कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक बात बता दें आपको कि आज से आपका रेगुलर क्लास चलेगी। अब वो शाम को 8 बजे शाम में चलेगी। आपको यूट्यूब पर ही फ्री क्लासेस चलेगी, जैसे फाउंडेशन बैच चलता है वैसे चलेगा। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 12 में। तो इसमें लगभग 13 क्वेश्चन है, 13 चैप्टर है, जिसमें से है 7 आपके जो है एग्रीकल्चर से है, 6 जो है आपका हॉर्टिकल्चर से है। तो चलिए आपको बता देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। चलिए नोट कीजिएगा, हो सके तो नोट कीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा कहीं पर। फर्स्ट चैप्टर में आपका दिया है फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। और दूसरा चैप्टर जो दिया है, दूसरा चैप्टर में दिया है फसलों की खेती। सॉरी दोस्तों, लिखने में मुझे बन नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ लिखने के लिए। तो चलिए, दूसरा चैप्टर में आपका फसलों की खेती। फसलों की खेती। और जो तीसरा चैप्टर है, चलो बोल ही देते हैं हम लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा चैप्टर में है आपका फसल प्रणाली, और चौथा चैप्टर में है आपका मृदा जल प्रबंधन, एवं पांचवा है खरपतवार प्रबंधन। छठवां चैप्टर जो है कृषि एवं नवीनतम सुझाव रुझान, और सातवां चैप्टर जो है कृषि अर्थशास्त्र है। और हॉर्टिकल्चर का जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसको इसमें यूनिट वाइज बांटा है, तो यूनिट 2 में आता है। तो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है आपका बागवानी का बुनियादी ज्ञान, और दूसरा चैप्टर है फल उत्पादन, और तीसरा चैप्टर में दिया है आपका सब्जी और मसाला उत्पादन, और चौथा में दिया है आपका फूल औषधीय सुगंधित पौधे दिया है, और पांचवा चैप्टर में फलों एवं सब्जियों का संरक्षण दिया है। और छठवां चैप्टर में दिया है प्रसार शिक्षा, कि शिक्षा को कैसे हम लोग प्रमोट करेंगे, एग्रीकल्चर को करने के लिए कैसे हम लोग लोगों को या किसानों को जागरूक करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर को हम लोग कृषि विज्ञान कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। और पहला चैप्टर जैसे बताया मैंने कि फसलों का वर्गीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि फसलों को किस किस आधार पर बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए, फर्स्ट पहले आता है कि एग्रीकल्चर, या आखिर एग्रीकल्चर का परिभाषा क्या है, कैसे इसको एग्रीकल्चर नाम दिया गया और क्यों कहा जाता है इसको एग्रीकल्चर, उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति। यहाँ पर जो दिया है देखिएगा ध्यान से। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। ये एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, जिसमें है पहला एग्री और प्लस में दूसरा है कल्चरा। एजर एग्री एजर या एग्री दोनों एक ही होता है, और एगो कल्चरा है। एग्री का मतलब होता है मिट्टी मिट्टी या मृदा खेत होता है, और दूसरा में है कल्चरा, यानी कि खेती करना, यानी कि कैसे खेती करेंगे और प्रबंध करेंगे उसको, इसके बारे में ये बताता है एग्रीकल्चर। तो चलिए, इसको परिभाषा वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, कुछ परिभाषा दिया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो कृषि विज्ञान की
वह कला और विज्ञान और कला की वह शाखा है विज्ञान और कला की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भोजन, रेशा, ईंधन और अन्य मानव आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए पौधों को उगाने, फसलों उत्पादन, पशुपालन करने तथा मिट्टी का सही प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें साफ साफ बताया गया है कि या तो भोजन के लिए होगा, हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। भोजन के लिए, रेशा के लिए, ईंधन के लिए या इत्यादि के लिए मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम लोग फसलों का उत्पादन करते हैं, उगाते हैं उसको, और पशु भी पालन करते हैं। ये भी आपका एग्रीकल्चर में आएगा कि पशु कैसे पालते हैं, उसको कैसे संरक्षित करके रखते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है एग्रीकल्चर में ही। तो अगला आगे देखते हैं। इस सभी को मिलाकर ही हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। इस एग्रीकल्चर में हम लोग को ये सब पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ पर दिया है आपका पहला क्वेश्चन दिया है इस यहाँ पर, क्रॉप यानी कि फसल किसे कहते हैं। आखिर हम जो बोएंगे खेत में तो उसे फसल क्यों कहेंगे, उसे दूसरा चीज़ क्यों नहीं कहेंगे उसे। जैसे कि देखिए, आमतौर पर किसी भी पौधे को फसल नहीं कहा जा सकता है। सही बात है। कोई भी पौधा है उसको फसल थोड़ी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि आपको आपके घर के बाहर हो गया, जैसे घास हो गया, या बागवान में जो फूल लगाया गया है वो फूल तो हो जाएगा आपका फसल में, लेकिन अवांछित जगह पर फूल आ जाएगा तो उसको तो नहीं कह सकते हैं फसल है। यानी कि ऐसे मान के चलिए, वहाँ पर फूल बोया गया है, वहाँ पर एक गेहूँ का पौधा लग गया तो आपका फसल में नहीं आएगा। समझ आया। फूल लगाया गया है, उसमें एक गेहूँ का पौधा आ गया तो उससे हम लोग फसल नहीं कहेंगे। एक मिनट प्लीज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जहाँ थे हम लोग। हाँ, हम बता रहे थे ये कि आपके मान लीजिए कि आपके बागवान में एक फूल का पौधा है, उसमें हम लगाए हैं फूल, एक पौधा कहीं से धान का आ गया तो उससे हम लोग फसल नहीं कहेंगे। यही हम लोग इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उससे हम लोग क्या कहेंगे, धान को वहाँ पर आ गया है तो उसको हम लोग खरपतवार कहेंगे। यानी कि अवांछित पौधा फूल के बीच में आ गया है तो उससे अवांछित पौधा कहेंगे। वही कह रहा है कि किसी भी फसल को किसी भी पौधा को हम लोग फसल नहीं कर सकते हैं। फसल की एक विशेष परिभाषा होती है जो परीक्षा में पूछी जाती है। फसल की एक परिभाषा होती है जो विशेष रूप से परीक्षा में पूछी जाती है। शायद उसका दिए होंगे नीचे परिभाषा, हाँ दिया हुआ है, उसको भी देख लेंगे। ये देखिए, आप जानते होंगे ये क्या है। ये आपका एक धान है जिसको हम लोग बिहार में बहुत ज़्यादा बोया जाता है। मुख्य फसल ये धान है बिहार का। और ये आपका एक घास है, एक खरपतवार है एक, जो कि धान में लगता है, ये लगता है। तो चलिए परिभाषा है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, पौधों का ऐसा समूह यानी कि ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपनी आर्थिक उपयोगिता जैसे भोजन, चारा, रेशा, तेल या नगद कमाई के लिए किसी निश्चित स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से उगाता है, उसे फसल कहते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से उसे आर्थिक कमाई या फिर किसी भी तरीके से भोजन, चारा, रेशा या फिर तेल या जल्दी पैसा कमाने के लिए मनुष्य जो उगाता है, आर्थिक आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए, जल्दी धन प्राप्त करने के लिए, या फिर खाना के लिए, भोजन के लिए, और या पशुओं को चारा के लिए इत्यादि के लिए उगाया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं। अब समझ में आएगा। पौधों का ग्रुप कर रहा है, यानी कि पौधों का समूह होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्लांट है तो उसको हम लोग पौधा ही कहेंगे, लेकिन वैसा ही पौधा 1000 में होगा या 500 में होगा, उससे हम लोग फसल कहेंगे। समझ आ गया। यानी ग्रुप्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप। ग्रुप्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप्स। एक लाइन में समझे तो पौधों का समूह ही फसल कहलाता है। पौधों का समूह ही फसल कहलाता है। समझे। चलिए, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं हम लोग।
अगर खेत में एक सड़क किनारे अगर खेत में या सड़क के किनारे जंगली घास या जंगली पौधा अपने आप उग जाता है। देखे होंगे आप लोग, अक्सर रोड के किनारे आप लोग जाते होंगे तो जंगली घास या कोई पौधा उग जाता है रोड के किनारे या किसी खेत में उग जाता है, तो फसल नहीं बल्कि खरपतवार कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही चैप्टर पेज में बताया, उसको हम लोग खरपतवार कहेंगे, ना कि उसको फसल कहेंगे। लेकिन जब उसी खेत में एक साथ हजारों धान या गेहूं के पौधे मनुष्य अपनी मेहनत से उगाता है, तो वह धान की फसल या गेहूं फसल कहलाती है। धान का जो फसल जो हजारों में या सैकड़ों में बोया जाता है, उससे हम लोग गेहूं का पौधा हो या धान का पौधा हो, उससे हम लोग जो ग्रुप में रहेगा उससे हम फसल कहेंगे। और जो धान या गेहूं के अलावे मान लीजिए कि आप बोए हैं धान में बोए हैं, उसमें अगर आपका मान लीजिए कि उसमें आपका जौ उग गया, उसमें तो जौ नहीं उगेगा, लेकिन मानकर चलिए कि आपका गन्ना उग गया, धान के साथ में आपका गन्ना एक उग गया, तो गन्ना जो है वो आपका उसमें नहीं खरपतवार में गिनती होगा। भले ही दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं, गन्ना को हम लोग खाने के लिए करते हैं, धान को भी हम लोग चावल का खाने के में उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों से हम लोग का फायदा हो रहा है। लेकिन वो गलत स्थान पर होने के कारण वो भी खरपतवार के अंदर काउंट हो रहा है, यानी कि गिनती हो रहा है खरपतवार के अंदर ही। समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमें डाउट अपना दे सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला दिया है फसलों का वर्गीकरण। देखिए यहीं पर आपका चैप्टर शुरू होता है, फसलों का वर्गीकरण, यानी कि फसल को किस किस आधार पर बांटा गया है और क्या क्या क्रॉप आता है, किस फसल में आता है। तो फसलों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा गया जाए तो फसलों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने बताया है पहले ही कि अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में 4 प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, यानी कि ऋतुएं पाई जाती है, यानी कि मौसम 3 प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन दिखाई हमें 3 ही देता है। जैसे कि गर्मी, बरसात और एक ठंडा, 3 ही दिखाई देता है। और चौथा जो होता है वो आपका पतझड़ होता है। समझ आया? ये आपको पता होगा। तो जो खरीफ फसल ऋतु के आधार पर जो बांटा गया है, तो उसमें पहला आता है आपका खरीफ क्रॉप, यानी कि खरीफ फसल। इसका जो बोने का समय है, खरीफ फसल को कब बोते हैं हम लोग? इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। यानी कि जिससे हम लोग जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, तो इससे आप लोग माइंड को थोड़ा दौड़ाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जून जुलाई में किस चीज़ का फसल का तैयारी किस फसल को हम लोग लगाते हैं, अपने फील्ड में अपने खेत में लगाते हैं, किस फसल को लगाते हैं। तो आपको जहाँ तक उम्मीद है हमें कि पूरे बिहार में जून जुलाई में हम लोग गन्ना या फिर हम लोग धान लगाते हैं, मेनली रूप से धान और गन्ना लगाते हैं। ये हम लोग का जून जुलाई का क्रॉप है। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है जलवायु कैसा होना चाहिए। उसके लिए जून जुलाई में जो होगा, तो उस समय जानते ही हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए और पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए उसको। तो इन्हें बढ़ते समय अधिक तापमान और अधिक पानी की ज़रूरत होती है। हाँ, मैंने पहले ही बताया कि अधिक तापमान यानी कि इसको टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इसको पानी जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि पानी जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा पानी को सोखेगा। जो ज़मीन है, जो आपका फील्ड है, जो आपका खेत है, जितना ही ज़्यादा तापमान होगा उतना ही धरती
फील्ड जो है आपका हीट होगा, वो पानी नीचे खींचेगा, समझ रहे हैं। इसलिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर मेजर क्रॉप दिया गया है कौन कौन सा जून जुलाई में बोते हैं हम लोग। देखो धान बोते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, अरहर, सोयाबीन, इस सभी को हम लोग किस में बोएंगे, तो जून जुलाई में हम लोग बोते हैं। इस बात को मेनली रूप से बैठा लीजिएगा दिमाग में। देखिए यहाँ पर एक साइकिल दिया गया है। साइकिल यानी कि यहाँ पर आपका एक प्रकार का साइकिल दिया गया है। देखिएगा, ये है आपका खरीफ, ये है आपका रबी, ये है आपका जायद। सॉरी, गलती बता दिए, रबी खरीफ जायद, हाँ सही है। ये रबी है, ये आपका खरीफ है, ये आपका जायद है। जब हम लोग किस चीज़ का प्लांट दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, मूंग दिख रहा है शायद। चलिए उससे लेना देना नहीं है हम लोगों को। ये साइकिल समझ लीजिए, ये तो सरसों का पौधा लग रहा है, जो कि सरसों हम लोग खरीफ मौसम में लगाते हैं। ये हम लोग ठंडे के टाइम में लगाते हैं। तो हम लोगों को क्रॉप साइकिल हमेशा आजमाना चाहिए। आगे पता चल जाएगा कि आप हम लोग को क्रॉप साइकिल क्यों आजमाना चाहिए। तो इसको अभी रहने देते हैं। अगला इसी में है, ऋतु के आधार पर जो अब वर्गीकरण किया गया है, तो ये आपका खरीफ फसल 1 नंबर में था। दूसरे नंबर में है आपका रबी फसलें। तो रबी फसलें क्या कहती है, चलो इसको भी थोड़ा नज़र डालते हैं इसमें। तो इसका बोने का जो समय होता है, सही समय इन अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल जो होता है, मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। समझ में आ रहा है। इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है और अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और इसके बोने के लिए अक्टूबर नवंबर में आपको पता होगा कि उस समय ठंडा होती है, ठंड का टाइम होता है बिहार में। तो इन्हें बोते समय कम तापमान और पकते समय सूखी व गर्म जलवायु चाहिए होती है। देखते हैं हम लोग, जब हम गेहूं को बोते हैं उस समय ठंडे का टाइम रहता है, यानी कि ठंडी का टाइम रहता है। जब हम गेहूं को काटते हैं तो उस समय हम लोग का बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है, यानी कि गर्मी का टाइम आ जाता है उस समय। यानी कि मार्च अप्रैल में काटते हैं हम लोग जब, तो उस समय गर्मी का टाइम आ जाता है। जैसे कि इसमें देखिए क्रॉप के बारे में क्या दिया है, कौन कौन सा क्रॉप दिया है। उदाहरण में जो जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, आलू, बरसीम, तीसी, ये आपके कौन से क्रॉप होंगे, तो रबी फसल के क्रॉप होंगे, रबी फसल के आप उदाहरण होंगे। अगला दिया है जायद, ये लास्ट है और तीसरा है। तो तीसरा में दिया है जायद फसलें या गर्मा फसलें, इसको दोनों फसलें कहते हैं। तो इसका बोने का जो सही समय होता है, तो इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून तक काट लिया जाता है। यानी कि मार्च अप्रैल में इसको बोते हैं और जून तक इसको काट लेते हैं। यानी कि 2 से 3 महीना, मार्च से जोड़ेंगे तो मार्च अप्रैल मई जून, यानी 3 से 4 महीना इसको आवश्यकता होती है। 3 से 4 महीना में ये आपका ज़्यादा फसलें तैयार हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग। 3 से 4 महीना में ये आपके अभी तैयार हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल में कहीं कहीं मूंग बोया जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोग सब्जियां बोते हैं, लगाते हैं। तो सब्जियां या फिर हम लोग ज़्यादातर बड़े बड़े खेतों में देखेंगे, फील्ड में तो या तो सब्जियां लगाएंगे या फिर नहीं तो मूंग लगाएंगे। यही तो मेजर क्रॉप देखते हैं ज़्यादातर। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, उदाहरण में देख लेंगे। इसमें बहुत तेज गर्मी, शुष्क हवा सहने की क्षमता होती है। हाँ, जलवायु में इस कैसी चाहिए इसकी, मतलब कि इसको वातावरण कैसा चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इसको बहुत तेज गर्मी, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए। शुष्क हवा यानी कि ठंडी हवा सहन करने की क्षमता होती है, यानी कि ये ठंडा हवा को भी सहन कर सकता है ये फसल। समझ रहे हैं ना। जैसे कि उदाहरण में दिया है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, लोबिया और
और सब भी हो जाएंगे, और भी होंगे, हो सकते हैं आपके। तो चलिए अगले फसल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि हम लोग का उपयोग क्या क्या है, किस किस उपयोग में हम लोग करते हैं, किस किस फसल को किस रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग मान कर चलिए कि धान धान को हम किस रूप में करते हैं, तो खाने में करते हैं। वैसे सभी का उपयोग करते हैं, खाने में ही नहीं, खाने में ही नहीं करते हैं। हम लोग मान लीजिए कि हम लोग धान को खाते हैं, क्या आपको फिर कहा जाएगा कि फूडर क्रॉप, जैसे कि फूडर क्रॉप में आ जाएगा आपका बरसीम, तो बरसीम भी आपका फसल है, लेकिन उसको अब मनुष्य खाता है, नहीं खाता है। क्योंकि वो चारा की फसल है, वो गाय भैंस या कोई जानवर खाता है उसको, समझ रहे हैं ना। तो उस आधार पर इसको बांटा गया है, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें पहला है सीरियल क्रॉप, यानी कि धान धान वाली फसलें, यानी कि मोटे अनाज वाली जितनी फसलें होती हैं, मोटे अनाज वाली, जिसका दाना मोटा होगा, वो आपका कौन सी फसल में आएगा, आपका सीरियल क्रॉप में, यानी धान्य फसल में आएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में, यानी मुख्य स्रोत इसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि आपका धान में होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, जौ में होता है, इस सब में आपका कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है ये सब। तो अगला दिया है इसमें पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप इसमें आपका विटामिन का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि पल्स से, यानी कि दालें। दाल जो होती है, जानते ही हैं कि दाल हम लोग किस किस चीज़ का बनाते हैं, चना का, मसूर का, अरहर का, मटर का, मूंग का, उड़द, चना, ये सब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, चना, अरहर, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, और हाँ, और इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने की बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए एक दलहनी फसल लगाने से एक ही फायदा होता है हम लोगों को, कि नाइट्रोजन की बचत होती है। यानी कि जहाँ हम लोग धान में 100 से 150 केजी पर हेक्टेयर देते हैं, 100 से 150 केजी पर हेक्टेयर में हम लोग एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डालते हैं, एनपीके डालते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन 100 से 150 केजी तक हम लोग डालते हैं, नाइट्रोजन केवल, और फास्फोरस और पोटास को छोड़कर अभी नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो ये क्या करता है, 70 से 80% नाइट्रोजन को कम कर देता है। पल्स क्रॉप में ये कितना लगेगा, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 20 केजी से 25 केजी, समझ रहे हैं। ये सीधे 150 से 20 केजी पर आ गया, यानी कि 130 केजी डायरेक्ट घट गया। यही एक फ़ायदा होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। ये क्या करता है, वायुमंडल में आपको पता होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अधिक है, नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक है। उसको वो बैक्टीरिया क्या करता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन करें, नाइट्रोजन को ले करके मिट्टी में हम लोगों को दबा देता है, जिससे हम लोगों को एनपीके यानी कि नाइट्रोजन की बचत होती है। तो यही एक फ़ायदा होता है पल्स क्रॉप लगाने से हमारे फसल में। पल्स क्रॉप में आपको पता चल गया कौन कौन से होंगे, उदाहरण में चना, अरहर, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, ये सब आपके पल्स क्रॉप में होंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग कितना पढ़े उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और आपको होमवर्क में भी दे देते हैं, देखते हैं। तो आज हम लोग होमवर्क में क्या पढ़े, एक नज़र हमें भी डाल लेने दीजिए, क्या पढ़े, इतना पढ़े। और इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इसकी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक इसका डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का भी डाल दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी डाल दूंगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं 7387357443 नंबर पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री। इसका कोई चार्ज या पैसा नहीं लगेगा, आप बिल्कुल फ्री हमें बेझिझक होकर फ़ोन कर सकते हैं और हमसे नोट्स ले सकते हैं। और हाँ, फ़ोन ज़्यादातर नहीं कीजिएगा, आप मैसेज ही करके हमसे ले सकते हैं।
यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, जिसमें कि फसल किसे कहते हैं ये सब पढ़ाया है, फसलों का वर्गीकरण। तो 3 क्वेश्चन देते हैं, उसमें से आप लोग बना कर लाइएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका खरीफ किसे कहते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं और इसका उदाहरण लिखें। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। आप जान रहे हैं कि मेरा कलम नहीं साफ चल रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है लिखने में भी। और दूसरा क्वेश्चन में लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन में लिख लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या पढ़ा है हमने? हाँ, दलहनी फसल के लाभ लिखे। दलहनी फसल के लाभ क्या है, दूसरा क्वेश्चन में डालिएगा। दलहनी फसल के लाभ बताएं ना अभी। दलहनी फसल के लाभ लिख लीजिएगा। इसका हानि अभी नहीं बताए हैं, तो हानि अभी मत लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा। हानि तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन इसको छोड़ दीजिएगा, लाभ लिख लीजिएगा इसका। और तीसरा जो प्रश्न देंगे वो जो है आपका, वो सबसे आसान होगा। वो आपका होगा तीसरा जो प्रश्न होगा, खरीफ रबी जायद फसल के बोने का समय क्या होता है। खरीफ रबी जायद के बोने का समय क्या होता है। ये आप लोग 3 प्रश्न बना कर लाइएगा, और नहीं तो मैं कल बनाकर या फिर ये यहाँ पर पीपीटी में लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कल इसी टाइम पर 7 बजे जुड़े ना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि एग्रीकल्चर या बायोलॉजी या हिंदी या किसी भी चीज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और कोई भी क्लास आपका ना छूटे। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।